अभी अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने को लेकर के नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट जारी किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मीठी स्वागत करती हूं आप सबका नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये फैसला क्यों लिया गया है और इसका डॉक्टरों और मरीजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया होता क्या है और इससे रिलेटेड टर्मिनल बीमारी क्या होती है। और जैसा कि हम देखते आए हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ही यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु से रिलेटेड फैसला लेता है और सडन से ये जिम्मेदारी जो है डॉक्टरों के ऊपर क्यों डाली जा रही है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि डॉक्टरों को कुछ शर्तों के साथ बेहद सोच समझकर यह फैसला लेना होगा कि मरीजों का लाइफ सपोर्ट हटाया जाना चाहिए या नहीं। इसके लिए कुल 4 शर्तें तय की गई हैं, जिनमें से पहला शर्त यह है कि मरीजों को ब्रेन स्टेम डेड घोषित किया जा चुका हो, जबकि दूसरा शर्त यह है कि डॉक्टरों ने मरीजों के हालात की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की हो, जिसमें ये साफ हुआ हो कि मरीजों की बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है और इलाज से कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा, मरीज या परिजन की तरफ से लाइफ सपोर्ट जारी रखने से बिल्कुल इनकार कर दिया गया हो। चौथा और आखिरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन किया गया हो। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया होता क्या है। एक्टिव यूथेनेसिया में चिकित्सक या कोई और व्यक्ति जानबूझकर मरीज की मौत का कारण बनता है। उदाहरण के लिए मरीज को घातक खुराक का इंजेक्शन दिया जाता है और इसीलिए इसे कभी कभी आक्रामक इच्छा मृत्यु भी कहा जाता है। जबकि पैसिव यूथेनेसिया में मरीजों को जीवन के लिए जरूरी उपचार बंद कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मरीज को जीवन के लिए जरूरी वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब से हटा दिया जाता है। आपको बता दें कि भारत में सिर्फ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की ही अनुमति है और इसके लिए मरीजों को होश में रहते हुए लिविंग विल यानी कि वसीयत जैसे दस्तावेज पे साइन करवाना होता है, जिसमें इच्छा मृत्यु की अनुमति देनी होती है। चलिए अब जानते हैं कि इस गाइडलाइन से डॉक्टरों और मरीजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सरकार की इस गाइडलाइन को लेकर के मेडिकल फ्रेटर्निटी में काफी असंतोष देखा जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर RV अशोकन ने कहा कि ये दिशा निर्देश डॉक्टरों को कानूनी जांच के दायरे में लाएंगे और उन पर तनाव डालेंगे। ऐसे क्लिनिकल फैसले डॉक्टर्स नेक नियत से लेते हैं। ऐसे हर केस में मरीज के जो परिजन होते हैं उनको स्थिति समझाई जाती है और पूरी जानकारी दी जाती है। हर पहलू पर अच्छे से गौर करने के बाद ही ऐसे फैसले लिए जाते हैं। ऐसे में अगर ये फैसले डॉक्टर्स के द्वारा किए जाएंगे तो मरीजों और डॉक्टरों के बीच के संबंध काफी तनावपूर्ण हो सकते हैं। चलिए अब इन शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि टर्मिनल बीमारी का क्या तात्पर्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ड्राफ्ट के मुताबिक टर्मिनल बीमारी को ऐसी अपरिवर्तनीय या लाइलाज स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें निकट भविष्य में मृत्यु की बड़ी संभावना रहती है। में वे गंभीर मस्तिष्क चोटें भी शामिल हैं जिसमें 72 घंटे या उससे अधिक समय में कोई सुधार नहीं दिखता है। ड्राफ्ट के मुताबिक ICU में कई मरीज टर्मिनली बीमार होते हैं और उनके लिए लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट यानी कि LST जैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन, वासोप्रेसर्स, डायलिसिस, सर्जिकल प्रोसीजर्स, ट्रांसफ्यूजन, पेरेंटल न्यूट्रिशन या एक्स्ट्रा कर्पोरियल मेम्ब्रेन से कोई लाभ होने की संभावना नहीं होती है। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।